कई परिवारों में न्यूबॉर्न बेबी को जैसे ही जन्म होता है उसके बाद जो शहद मध हनी चटाना होता है कि हाँ उसको चटाओ, अच्छा होता है, शुभ होता है, तो सर ये डायरेक्ट करना चाहिए एक छोटे बच्चों को? आज कहते हैं ना घूंटी देते हैं। हाँ सर, घूंटी देते हैं, गुजरात में फोई देते, फोई का मतलब बुआ। हाँ, आप अभी अपने 25th ईयर के मतलब 25 साल की एज को आप मिलो अभी आपके पास में, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? आज हम 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हो सकता है 20 साल बाद में 100 साल की हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हर फील्ड की जो वर्ल्ड की टॉप क्लास बुक्स होती है या ऑथर मेरे पास है। लगभग हर घर में छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है, तो सर कुछ है इसका रीज़न? देखो ऐसा जानने जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे देश में या जो भी डेवलपिंग नेशंस है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, जो गरीब देश होते हैं या जिनके पास सुविधा नहीं थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नमस्कार आप सभी को, मैं जानवी मारू धी रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमेशा से इंग्लिश में एक फ्रेज सुना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पर क्या हम सही तरीके से इसका पालन कर पाए हैं? बदलते ज़माने में और हमारी खाने पीने की आदतों से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, जिनका समाधान हमें एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही दे सकते हैं। तो इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल जी चौरारिया, जिन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की है, जो खुद एक पीडियाट्रिशियन है और 40 साल से इसी फील्ड में अपना योगदान देते आ रहे हैं। दोस्तों, सच ही कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और आज हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इनके नॉलेज और इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे। तो सर, दी रेडिएंट इंटरनेशनल फैमिली से आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जानवी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू दी स्कूल प्रोमोटर्स कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये हमारे लिए सचमुच सम्मान और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे सामने हैं। आज हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने मिलेगा और हम आपके एक्सपीरियंस से हमारी लाइफ में कुछ सीख पाए, यही हमारा एम है। जरूर, थैंक यू। तो पहला सवाल हम आपका सीधा बचपन से पूछने वाले हैं, क्या आपने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था? देखो, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली राजस्थान से है और मैं 1970 में राजस्थान से 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक पास करके आया था और कॉमर्स से मैं पास करके आया हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। राजस्थान में उस समय 8th स्टैंडर्ड से स्ट्रीम अलग होती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो मेरी इच्छा जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आने वाला था तो ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ये क्यों मैं बनना चाहता था कि मेरे घर में मेरे दादा दादी जो थे वो बहुत बीमार होते थे और हमारे घर में जो वैद्य बोलते हैं, वैद्य आते थे, वो इलाज करते थे, दवाई देते थे। तो उस समय मुझे लगा कि बड़ा हो के मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए ताकि मैं भी लोगों का इलाज करूं, उनकी तकलीफ़ को दूर करूं। लेकिन क्योंकि मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो हम लोगों में जो बायोलॉजी में डिसेक्शन करते हैं, मेंढक की चीर फाड़ करते हैं, तो मेरे दादाजी ने ना बोल दिया, बोले कि ये तो एक प्रकार की हिंसा होती है, तो हम लोग कैसे मेंढक को काट सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उन्होंने मुझे साफ ना बोला। तो मेरे पिताजी जो कलकत्ता में सर्विस करते थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, दादाजी की बात मानो, आप साइंस नहीं, आप कॉमर्स में चले जाओ। तो मैंने, इच्छा नहीं थी, फिर भी मैंने स्वीकार करके कॉमर्स लाइन ली। तो मैं 10th से कॉमर्स पास करके आया और जब मैं सूरत आया तो यहाँ पे मुझे 11th में मुझे एडमिशन मिला। तो फिर मैं जनरल स्ट्रीम में आ गया और जनरल स्ट्रीम के बाद में 11th के बाद में, उस समय ओल्ड एससीसी था 11th, जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला तो मैंने पीटी साइंस में एडमिशन लिया। तो मैं साइंस में शिफ्ट हो गया, तो मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिल गया। तो मेरी जो सोच जब मैं 7-8 साल का तब एक आई कि आगे जाके मुझे इनके जैसा बनना है, यानी वो वैद्य जैसा बनना है, वो मेरी सोच जो है वो रियलिटी में आ गई और मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा, तो सर डॉक्टर की फील्ड में भी कितने सारे ऑप्शंस रह सकते हैं ना, न्यूरो सर्जन रह सकते हैं, तो आपने पीडियाट्रिशियन ही क्यों चुना? देखो जानवी, मुझे पीडियाट्रिशियन बनना नहीं था और मुझे रोते हुए बच्चे देख के डर भी लगता था क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो उनका क्या समझो, कैसे उनका इलाज करो, बच्चे रो रहे समझ में नहीं आता है। तो जब मैंने MBBS पास किया तो मेरी इच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनने की थी, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट।
और उसके लिए आपको पहले एमडी मेडिसिन करना पड़ता है, फिर कार्डियोलॉजी करनी पड़ती है। तो उस समय महावीर हॉस्पिटल जो पुराना सूरत में 1970 में स्टार्ट हुआ था, तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हो तो 1 महीने का बीच में पीरियड मिला था, तो मैंने वहाँ आईसीयू में काम किया था। तो महावीर के जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि निर्मल क्या बनोगे? मैंने कहा मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। तो बोले पहले मेडिसिन करोगे? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्यों कर रहे हो? पीडियाट्रिक ब्रांच इतनी अच्छी है, यानी सूरत में कितने पीडियाट्रिशियन हैं? मैंने कहा 5। तो बोले आपको वो करना चाहिए। और उस समय क्या होता था, जो भी एमबीबीएस में फर्स्ट सेकंड रैंक आते थे वो सब पीडियाट्रिक में ही जाते थे। क्योंकि मुझे रोते बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ये करूँगा। लेकिन बाद में मैंने भी सोचा कि हाँ पीडियाट्रिक में जाना चाहिए, तो बच्चों में बीमारियाँ ज़्यादा थी, काम भी ज़्यादा था, और मुझे पीडियाट्रिक की सीट मिल गई थी, तो मैंने पीडियाट्रिक लिया। ओके, तो सर ये बात भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि आपने पहले अपनी जो हॉस्पिटल की शुरुआत की, निर्मल हॉस्पिटल, तो ऑफ कोर्स ईजी तो नहीं रहा होगा सफ़र, इतना क्या कहते हैं। तो सर आप यहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे निर्मल हॉस्पिटल को बनाने में, और आपने उनको फेस कैसे किया? देखो जानवी, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में भी ऑब्स्टिकल थे, आज भी ऑब्स्टिकल हैं और भविष्य में रहने वाले ही हैं। लेकिन ऑब्स्टिकल से आप कैसे उनको टैकल करते हो और कैसे आगे बढ़ते हो, वही आपके ग्रोथ लाते, सक्सेस। यानी लाइफ में किसी के लिए इजी कुछ भी नहीं है, आपको हार्ड वर्क सब जगह करना पड़ेगा, और सब जगह ही ऑब्स्टिकल आने वाले ही हैं। चाहे आप किसी भी शुरुआत करो, किसी के पास पैसे की तकलीफ़ नहीं है तो बाकी दूसरी तकलीफ़ है, किसी के पास पैसे की तकलीफ़ है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास सब तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। मेरे पास मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री के अलावा कुछ नहीं था। पेरेंट्स का बिजनेस था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, घर में फाइनेंस की बड़ी क्राइसिस प्रॉब्लम चल रही थी, महीने का खर्चा कैसे निकले वो सबसे बड़ी तकलीफ़ थी। 9 बेड का मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, किराए की जगह ली, तो किराए के लिए डिपॉजिट देने के पैसे नहीं थे, और कुछ मशीनें इतनी आज जितनी महंगी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत खरीदना पड़े तो वो भी मुश्किल था। यानी 1.5 लाख का खर्चा करना था, बैंक की लोन मिली 1,17,16,000, वो भी लाने के लिए तकलीफ थी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको कुछ बनना है और आपकी अपने आप में दृढ़ विश्वास है, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। 9 बेड की हॉस्पिटल से आज हम 120 बेड की 2 हॉस्पिटल चला रहे हैं। जब 9 हॉस्पिटल स्टार्ट की थी तब मेरे अलावा 2 स्टाफ था, आज हमारे पास 650 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहा है। तो सर आपकी ये जो पूरी जर्नी रही हॉस्पिटल बनाने की, और जैसे आप अभी बोल रहे हो, तो वहाँ तक कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको अभी प्राउड फील हो रहा है उस मोमेंट पे, या बड़ा भावनात्मक हो? जानवी देखो, ऐसा है कि अब प्रैक्टिस करते करते 45 साल से ज़्यादा हो गए और मैंने लाखों बच्चे देखे हैं, और हुआ ये कि सूरत शहर में और साउथ गुजरात में, और ऐसा कहूँ गुजरात में, जो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर बोलते हैं, जो सीरियस बच्चे होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न को होते हैं उनको बोलते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक में जो होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। तो ये दोनों ही शुरू करने में हमारा निर्मल हॉस्पिटल का काफ़ी बड़ा योगदान गुजरात स्टेट में है। तो क्या होता है, जब क्रिटिकल केयर आप ज़्यादा करते हो तो जो ज़्यादातर बच्चे आपके पास आते हैं वो सीरियस ही होते हैं, और ऐसे बच्चे भी आते हैं जब माँ बाप को आसानी है कि मेरा बच्चा रियल में जीवन ले पाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। और जब ऐसे 90-95% बच्चे बच के घर जाते हैं तो उनको तो लगता है कि जैसे बच्चों को नया जीवन मिल गया, और डॉक्टर को भगवान मानने लग जाते हैं। जी सर। मैं बहुत बार कहता हूँ कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दूत हैं, हम मंदिर के पुजारी हैं। जैसे आप आते हो मंदिर में, एक थाल चढ़ाते हो और पूजा करते हो, पुजारी का काम क्या है? वो थाल भगवान के सामने या मूर्ति के सामने रख देता है और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि आपके कष्ट दूर हो, आपके संकट दूर हो। हम भी जाके मंदिर में वही करते हैं। पुजारी सिर्फ बीच में एक मीडिएटर है, डॉक्टर का रोल भी वही है। भगवान ने या जो भी शक्ति है जिसने यहाँ पे भेजा है, वो एक उद्देश्य दे के भेजा है कि आपको जाना है पृथ्वी पे, वहाँ जाके अपने कर्तव्य निभाना है। रिजल्ट देना मेरे हाथ में है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मृत्यु और जीवन ये कोई नहीं बदल सकता। बीच में हम जो भी हैं, हम एक निमित्त मात्र बन सकते हैं। यस, हमारा एजुकेशन, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सुविधाएं, जो भी जिसको मिलती है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसका अच्छा इलाज हो और वो ठीक होके जाए। 100% तो
कहीं भी कोई गारंटी हो नहीं सकती कि आप कोविड में हमने देखा है क्या हालत हुई थी। तो इस प्रकार से तुम जो मुझे प्रश्न पूछ रही हो कि ऐसी कोई मोमेंट है, और ऐसी बहुत सारी मोमेंट है, बहुत सारी। यदि मैं अभी एक एक करके कह जाऊंगा ना तो 10-12 घंटे मुझे बोलने पड़ेंगे। बहुत सारे केस है। यानी मैं आपको बताता हूँ जानवी कि ज़्यादातर अनुभव ऐसे होते हैं कि जब माँ बाप इतनी चिंता में आते हैं, उनको लगता है कि क्या हमारा बच्चा रियल में बच पाएगा, या हो सकता है आगे 1-2 डॉक्टर के पास गए हों, वहाँ सुविधा नहीं थी तो उन्होंने हमारे पास भेज दिया, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि हमारा बच्चा इतना सीरियस है कि नहीं बचेगा। फिर हमारी ट्रीटमेंट देते हैं, इलाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चा घर जाता है। जैसे मैंने नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हज़ारों की संख्या में है। जब मुझे लगता है कि जब अभी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस को 83 मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्टार्ट की थी, आज 26 हो गए, 43 ईयर्स 44 ईयर्स हो गए। तो अब क्या, जो जिन बच्चों को मैंने इलाज किया था उनकी शादियाँ हो गई, अब उनके बच्चे वो मेरे पास आ रहे हैं। तो कभी उनकी शादी में जाने का काम पड़ा, या कभी कोई दूसरे प्रसंग में मिल जाते हैं उनके माँ बाप। तो क्या होता है, पहचानते हो डॉक्टर साहब, हम तो आपके पास बच्चा लेके आए थे, ऐसे हाथ में बच्चा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, आज ये बच्चा आपके कारण बचा हुआ है। अभी लास्ट वीक मैं एक रोटरी फंक्शन में गया था चीफ गेस्ट में, तो वहाँ एक कपल मेरे पास आया, बोले सर आपको याद है 1988 में एक बच्ची हमारी जो थी, आपने 3 बार उसका ब्लड चेंज किया था, आज वो बच्ची न्यूजीलैंड में है और हमें तो कोई आसानी थी कि बचेगी। यानी इस प्रकार के तो अनगिनत एग्जाम्पल होते हैं। हर दिन ऐसे 3 या 4 लोग मुझे मिलते हैं, सर ये आपके कारण है, ये आपके कारण है, ये आपके कारण बचा। आज कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा रोल एक कर्तव्य निभाना था, जो मैंने निभाया है, ईमानदारी से निभाया है, और वही कारण है कि आज समाज एक इज्जत भी दे रहा है और उसका लेते हैं। और पेरेंट्स कभी भूलेंगे नहीं, जिनके बच्चों का इलाज हुआ है या जिनके माँ बाप का इलाज हुआ है, दे विल नेवर फॉरगेट, हमेशा याद रखते हैं। तो भगवान की यही कृपा रही है कि आज इतनी सारी हमें दुआएं भी मिली है, शुभकामनाएं हैं, और जिसके कारण ही जो भी आता है एक ही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जो आए यहाँ से अच्छा होके जाए। जी सर। तो सर आपकी हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं ध्यान रखती कि सिर्फ ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, नो नो नो, एथिकली भी सब अच्छा चलना चाहिए। हेल्थ केयर की क्वालिटी है, क्वालिटी पे भी और एथिक्स पे भी ध्यान रखते हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों का इस ज़माने में भी महत्व है? देखिए, कोई भी ज़माना हो, चाहे वो राम युग में हो, चाहे कृष्ण युग में हो, चाहे आज के युग में हो, जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ होती हैं ना, उनकी उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। एक सिंपल बात है, हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो। हर इंसान क्या चाहता है कि जिसके साथ मेरा व्यवहार हो, ईमानदारी का व्यवहार हो। हर इंसान क्या चाहता है कि जिसके साथ मैं मिलूं वो मेरा दुख और दर्द और तकलीफ़ समझे। ये ज़रूरत सबकी है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कभी उसकी कमी, कभी उसकी जो उपयोगिता वो कम नहीं होगी। और जो बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग रख के आगे बढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप कुछ भी कर लो, वो लंबा चलता नहीं है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मजबूरी से आते हैं, कोई बीमार होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे फिर भी बीमारी आएगी। किसने सोचा था कोविड आ जाएगी? 100 साल के बाद कोविड आया, क्या हालत हो गई। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। आज जैसे मान लो कि मॉस्किटो की मलेरिया है, चाहे डेंगू है, बहुत सी बीमारियां हमने वैक्सीनेशन कारण दूर कर दी। जैसे आज पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, आज मीजल्स के केस कम हुए। कुछ बीमारियां हैं जो वैक्सीन से बहुत कम हो गई, लेकिन बीमारियों का स्वरूप बदल जाता है। कुछ बीमारियां कंट्रोल में आ जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। तो ये चक्कर तो चलता रहेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे मनुष्य जाति हो। हर जीना चाहता है, तो वो भी अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर वही दवाइयाँ काम नहीं करती। तो ये जो सर्वाइवल का जो है डार्विन्स का सिद्धांत, हर व्यक्ति जीना चाहता है। तो वायरस भी जीना चाहता है, बैक्टीरिया भी जीना चाहता है, मनुष्य भी जीना चाहता है। तो वो अपनी एक वैज्ञानिक शोध जैसे से करता है तो उस पर कंट्रोल करता है। और वही कारण है गुड वैक्सीनेशन, अच्छी केयर, अच्छी सुविधा से आज हमारी जो औसत आयु जो है वो 80 साल पे पहुंच गई है। जो 1947 में इंडिया की औसत आयु कितनी थी? ओनली 36-37 ईयर्स। तो ये बढ़ी क्यों है? क्योंकि सुविधा बढ़ी है, विज्ञान ने प्रगति की है, अच्छी दवाएं आई है, अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। तो हमारा जो मूल प्रश्न जो है कि एथिक्स और वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़रूरी है।
हाँ, मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि साइंस ने इतनी प्रगति की है, डायग्नोस्टिक जो टूल्स इक्विपमेंट इतने डेवलप हो गए हैं एंड दे आर वेरी कॉस्टली, मेडिसिन आर वेरी कॉस्टली, इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, और मेडिसिन की रिसर्च जो होती है, जो कंपनियां करती है, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है। तो कोई भी दवाई जब नई मार्केट में आती है तो बहुत कॉस्टली होती है। हमारे यहाँ अब काफ़ी चीज़ें 10-15 साल में बदल रही है, फिर भी कॉमन व्यक्ति के लिए हर ट्रीटमेंट या इलाज करवाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। 50% लोगों को पीएमजेवाई जो योजना है, जिसको हम आयुष्मान कहते हैं, Yes. उसमें उसका ट्रीटमेंट होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट किए बिना हम सबका इलाज कर भी नहीं सकते, क्योंकि द थिंग्स आर बिकम वेरी कॉस्टली। इसलिए लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत महंगा हो गया है, डॉक्टर्स बहुत महंगे हो गए, खर्चे बहुत लगते हैं, ये सब चीज़ें आती है। मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल जो है वो अपनी पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अल्टीमेटली गुडविल है, इससे सर्विस इंडस्ट्री। यदि आप अच्छी ट्रीटमेंट दोगे तो ही पेशेंट आपके पास आएगा। उसको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे जो ट्रीटमेंट मिल रही है इसकी मुझे वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ उसकी ट्रीटमेंट मिल रही है। और सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका व्यवहार कैसा है, आप पेशेंट से कैसे बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप उनके दुख दर्द को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, आज ये शिकायत ज़्यादातर लोगों में है कि डॉक्टर समय नहीं देते, पूरी बात नहीं करते, और मेरा भी ये मानना है कि हमें पेशेंट को समय देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनको सुनोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, चाहे डायग्नोसिस सही कर दो, चाहे कितना भी प्रिस्क्रिप्शन आपका सही हो, लेकिन उनके दर्द को समझना जरूरी है। जैसे तुमने नहीं कहा, सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करना है, मन का भी इलाज करना है। Yes. और मैं तो कहता हूँ कि मैं बच्चों का डॉक्टर भले हूँ, लेकिन मैं बच्चों के माँ बाप का डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे उनकी चिंता दूर करनी है। बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा है, Yes. मैंने जो डायग्नोसिस किया, उनको भी माँ बाप को डायग्नोसिस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना बच्चा ठीक होना चाहिए। Yes. उसकी चिंता कम करनी है। तो वैल्यूज, एथिक्स, राइट प्रैक्टिस, इकोनॉमिकल ऑप्टिमाइजेशन, कम खर्च में अच्छी ट्रीटमेंट, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, जितना पॉसिबल हो सकता है हर डॉक्टर को मेडिकल प्रोफेशन में करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यस सर। और सर, ये तो सर आपकी तरफ से हमारा योगदान है कि हमारा गवर्नमेंट करेगा, आप हेल्प करोगे, बट क्या होता है ना, बच्चे का जो हेल्थ है वो घर पे भी तो उतना स्टेबल होना चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स बच्चों की हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपकी उसमें क्या एडवाइस है? देखिए, पहली बात जानवी कि यदि किसी भी कंट्री का यदि हेल्थ पैरामीटर यदि जानना हो कि कैसी कंट्री का हेल्थ कैसा है, तो कुछ पैरामीटर होते हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चों की मोर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, फिर नियोनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। नियोनेटल मतलब बालक जो जन्म लेता है 28 दिन के अंदर जो उसकी मृत्यु होती है, तो उसको नियोनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। जो 1 साल में होती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी बोलते हैं। आज से जब हम लोग पीजी करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी 120 से 130 के आसपास थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर 120 से 130 बच्चे गुजर जाते हैं। अभी हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी लगभग 22-23 के आसपास आ गई है। यानी हमने इतना कम कर दिया, कंट्रोल किया है वैक्सीनेशन के कारण, अर्ली पिकअप कर डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती है। गुड न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें मिला के आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। अभी हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है, न्यूबॉर्न की जो है, वो और कम होनी चाहिए, तभी हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कर पाएंगे। तो उसके लिए भी नियोनेटल सेंटर्स आ रहे हैं, बच्चों के डॉक्टर जो है, नियोनेटल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है, रूरल एरिया तक हम अपनी ट्रीटमेंट को पहुंचा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये भी कम करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो पहले कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद में साथ साथ आपका न्यूट्रिशन भी देखना है कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, बच्चों का ग्रोथ अच्छा हो, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, बच्चा बीमार कम पड़े। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। तो हमें बीमारियों को कंट्रोल भी करना है, बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। तो यदि पेरेंट्स को मुझे कहना है तो ये कहना पड़ेगा कि जन्म से लेकर 5 साल का जो पीरियड है, वो बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, कि उसमें ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट होता है। ठीक, ब्रेन डेवलपमेंट भी जब बच्चा पैदा होता है फुल टर्म, तो उसका काफ़ी डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे 5 साल तक वो पूरा डेवलपमेंट होने लगता है। तो बच्चे के हमें पहली बात है कि माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग। पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। जो बच्चे फुल टर्म होते हैं, जो पूरे महीने से आते हैं,
जिनका वजन 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होता है, उनको 6 महीने तक माँ का दूध एक्सक्लूसिव मिलना चाहिए, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको बीमारियाँ कम आती है। और 6 महीने के बाद में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं, जो घर में बना हुआ खाना, जैसे पतली दाल, थोड़ा चावल है, तो इस टाइप की पूरी बनाना, तो ये सब थोड़ा थोड़ा खाना हम लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म की तरफ जाते हैं। यानी घर का खाना ही बच्चे को देना चाहिए। फिर थोड़ा वेजिटेबल सूप दे दिया या फ्रूट्स का पल्प दे दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड से सॉलिड, तो 6 महीने से लेकर 9 महीने से 12 महीने के बीच तक धीरे धीरे बच्चा आपके घर में जो बन रहा है बच्चे को खिलाना शुरू कर देना चाहिए। सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड। फिर 1 साल के बाद में बच्चा का माँ का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर भी हम कहते हैं कि माँ का दूध 2 साल तक यदि माँ दे सकते तो ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि भले ही दूध की क्वांटिटी कम होगी, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसकी बीमारियाँ कम आएगी, और जितना बच्चे बीमारी कम आएगी बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। सो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक देना चाहिए। ऐसा मैं सब माताओं को जो आज ये पॉडकास्ट सुन रही है रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कंटिन्यू योर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स। भले वो 1 बार ले रहा है, 2 बार ले रहा है, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन आप उसको चालू रखो। 1 साल के बाद में ऊपर का दूध हम बोलते हैं गाय का, भैंस का, डेयरी का, जो भी देना दो, 100 to 200 ml जितना दूध या मिल्क प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं सब पेरेंट्स को जो आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे को वैक्सीन जो है जन्म से लेके 18 साल तक जो भी वैक्सीन लगती है वो आप अपने डॉक्टर को जाके मिलिए, पूछिए, और आप अपनी सुविधा के अनुसार वो सब वैक्सीन को पूरा करवाइए। आजकल हम लोग तो अब एडल्ट वैक्सीनेशन पे भी आ गए हैं कि जो 18 साल से ऊपर हो गए बड़ी उम्र के, कुछ वैक्सीन यदि उनके बचपन में नहीं लगी होगी तो अब भी लगानी चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी है जो बड़ी उम्र में भी आती है, और कुछ वैक्सीन जो है स्ट्रांगली रिकमेंड की जा रही है कि जब आप 50 साल से ऊपर आ गए या 60 साल के ऊपर आ गए तो कुछ वैक्सीन आपको तब भी लगानी चाहिए। सो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है, एडल्ट वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने फैमिली फिजिशियन को या पीडियाट्रिशियन को आप पूछिए कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जो बीमारियां वैक्सीन से रुक सकती है उसकी वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। तो पहला है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन, दूसरा इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन, तीसरा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा का ग्रोथ जो बोलते हैं हम, डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट होता है, छोटे बच्चे का बैठना, उठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये होता है। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, बोलने की शुरुआत करना, फिर पढ़ाई करना, फिर लिखना, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो वो भी अपनी एज के हिसाब से बच्चा कर रहा है कि नहीं, और वो भी आजकल स्कूलों में भी होता है। बच्चों के चाइल्ड स्पेसिफिक और ग्रोथ का देखते हैं कि बच्चों के बराबर है कि नहीं। तो ये भी हर पेरेंट्स को देखना होगा कि मेरा बच्चा उसकी उम्र के हिसाब से बराबर उसका सब तरह का डेवलपमेंट है कि नहीं। कहीं भी कोई तकलीफ लगे तो आजकल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी सलाह ली जा सकती है। कभी कभी मैंने देखा है कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, जैसे आँख के नंबर बराबर चश्मे, तो बच्चा 2-3 साल का होता है तब अचानक मालूम पड़ता है कि वो देख नहीं पाता, या टीचर की नोट आती है कि बच्चा पास में आके देखता है, तो उस समय आई चेकअप। तो मुझे लगता है कि साल में एक बार बच्चे का आई चेकअप हो जाए, जितना जल्दी हम पिकअप कर लें। यदि मान लो स्पेक्स है तो जितना जल्दी स्पेक्स मिल जाएगा तो उसको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चा बताने में अपने को बोल नहीं पाता है। यदि हम बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं कि पहले वो इतनी दूर से देखता था, पास में आ गया, या वो एकदम बिल्कुल पास में जाके देखने की कोशिश कर रहा है, तो आजकल लगभग स्कूलों में चेकअप हो ही रहा है। फिर भी ये रेगुलर आई चेकअप होना मैं मानता हूँ ज़रूरी है। तो बच्चे का कम से कम साल में एक बार स्कूल में हेल्थ चेकअप हो रहा है, वहाँ करवा लें, बच्चों के डॉक्टर से करवा लें, उसका ग्रोथ बराबर है कि नहीं वो देखें। और डाइट पे ध्यान दें, जैसे एक इम्यूनिटी कैसे बढ़े, भाई बच्चा बीमार कम हो तो उसके लिए क्या करना है, बच्चा एक्सरसाइज भी करे, थोड़ा आउटडोर गेम भी खेले, प्ले गेम पे थोड़ा ध्यान दें, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग भी करें ताकि उसको विटामिन और मिनरल मिले। तो ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाएगी तो बीमारियां कम होगी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई सिम्टम होते हैं बीमारी को आई, पैनिक मत करें, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। कुछ होते हैं वायरस इन्फेक्शन होते हैं, बुखार आता है 1-2 दिन में चला जाता है, ठीक है। हाँ, बच्चे को यदि फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, या बच्चे को अचानक वॉमिटिंग लूज मोशन चालू हो गए, या बच्चा कभी कंप्लेन कर रहा है मुझे पेट में दर्द है या चेस्ट पेन हो रहा है, या आपको लगे कि बच्चे का बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ताकि क्या है कि कोई चीज़ लंबी नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़े।
हम जल्दी उसको डायग्नोसिस करके जल्दी इलाज कर सकें। तो सर आपने ओवरऑल हमें पूरा बता दिया कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल हो सकता है और बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्टेबल कैसे रखें। बट सर आपको तो ये पता ही होगा आजकल फ़ोन के ज़माने में हमारा बाहर निकलना बहुत कम हो गया है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तुमने 2 सवाल एक साथ पूछे हैं। यस एक तो स्कूल का क्या रोल होना चाहिए। यस देखिए, स्कूल का रोल सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, स्कूल का रोल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जो है उसका पूरा डेवलपमेंट जो है वो सही हो रहा है कि नहीं, वो स्कूल का रोल है। एजुकेशन तो है ही, स्कूल बनी है शिक्षा के लिए। एजुकेशन के साथ साथ उसका डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, बच्चे के स्कूल में क्या वो रेगुलर आ रहा है या बीमारी के कारण उसकी एब्सेंटेज बढ़ रही है, यस या बार बार उसको कोई बोलते भी सर्दी खांसी कफ हो गई, या बार बार बोलते हैं न्यूमोनिया हो गया या कोई तकलीफ हो गई, क्यों हो रही है, क्यों इसका इम्यूनिटी कम है या वो बीमार हो रहा है। तो उस समय नोट आनी चाहिए पेरेंट्स को कि भाई आप इसका देखिए स्वास्थ्य बराबर चल रहा है कि नहीं, इसको क्या तकलीफ है उसका। प्लस स्कूल में उसका डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैसे है। जैसे कोई बच्चा है, अभी लगता है कि बहुत अच्छा था, अचानक क्यों ये पीछे चला गया, अचानक क्यों इसका ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान क्यों कम हो गया, या कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि जहाँ लगता है कि ये लिख तो सही सकता है, पढ़ने में तकलीफ है, या पढ़ सकता है लिखने में तकलीफ है, या लिख रहा है तो गलत है। जैसे कहते हैं तारे ज़मीन पे, Yes, ठीक yes, है, वो मूवी जो आई थी वो, तो कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं किसी कारण से, तो उनको भी अपने को सब तरह से देखना है कि भाई कहाँ कहाँ किस चीज़ में बच्चा कमज़ोर हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी स्कूल को जितना जल्दी स्कूल में पिकअप होता है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें घर में जल्दी पिकअप नहीं होती, स्कूल में जल्दी पिकअप होती है कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मैथ्स में कमज़ोर है, किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, किसी और, तो उस चीज़ को पिकअप करके उन बच्चों के लिए स्पेशली प्रोग्रेस कैसे देखना है उनका, स्कूल उस समय आइडेंटिफाई कर सकती है, पेरेंट्स को बुला के उनसे बात कर सकती है कि आपके बच्चे का थोड़ा सा देखिए आप कैसे है। आजकल जैसे तुम्हारा दूसरा सवाल था कि फ़ोन, ये देखिए अभी फ़ोन जो है वो आज हमारी ज़रूरत हो गई है, चाहे हाथ में रखो जेब में रखो, फ़ोन सबके पास होता है। यस 10 मिनट फ़ोन इधर उधर चला गया तो फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, हाँ। हम फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं। यानी हम फ़ोन के इतने आदी हो गए हैं कि जैसे फ़ोन चला गया तो जैसे क्या चला गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इतना क्यों हम एडिक्ट हो गए फ़ोन के। फ़ोन की जो शोध हुई है, वैज्ञानिक शोध है, वो एक अच्छी चीज़ के लिए हुई है। मोबाइल फ़ोन इसलिए है कि आपके पास है तो आपके पास सिक्योरिटी है कि भाई कहीं भी जा रहे हो आप इमीडिएटली मैसेज ले सकते हो। अब फ़ोन में क्या हुआ है कि फ़ोन तो एक कंप्यूटर बन गया है। अब ये फ़ोन नहीं, इट्स ए कंप्यूटर जिसमें आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। कोविड के बाद में देखा गया कि क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, हाँ। तो ये बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। ठीक है, कुछ एजुकेशन के लिए आपका ज़रूरी हुआ कि भाई आपने जैसे टैबलेट लिया, आईपैड लिया, या आपने मोबाइल पे काम किया, धीरे धीरे अब उसकी आदत बनने लगी। आप कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, 10 लोग बैठे होंगे ना, 9 के हाथ में मोबाइल होगा, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। घर में भी चले जाओ तो 5 लोग बैठे होंगे ना, 5 अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जब बड़े मोबाइल का ही ढंग से उपयोग कर रहे हैं, बच्चों को हम कैसे दूर रख पाएंगे। बच्चे भी फिर वही देख के करेंगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है। जब मेरे माँ बाप दिन भर फ़ोन पे बैठे हैं, दादा दादी फ़ोन पे है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे किसको देख के सीखते हैं, हमको ही तो देख के सीखते हैं। तो वो चीज़ें फिर वो पकड़ते हैं, फिर उसमें देखने लग जाते हैं। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्क्रीन टाइम, हम इसको स्क्रीन टाइम कहते हैं, और लोग जानते हैं स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब साइंटिफिक स्टडीज़ भी आ रही है, या IAP जो बोलते हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई है कि 18 महीने से 2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, 0 स्क्रीन टाइम। यानी उसको आप मोबाइल मत दो। हम देखते हैं मोबाइल दिखा के उसको खाना खिलाते हैं, टीवी के सामने बिठा के खाना खिलाते यस हैं, यस होता है। तो बच्चों को क्या है, वो देखते देखते खा रहा है, वो बच्चे को नुकसान भी कर रहा है, न उस खाने का फ़ायदा हो रहा है, और प्लस उसको आदत पड़ रही है मोबाइल की कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे उसका एडिक्शन डेवलप हो रहा है। तो 18 महीने से 2 साल तक आपको बिल्कुल बच्चे को स्क्रीन देना नहीं है, मोबाइल देना नहीं है। 2 साल से 5 साल के बीच में आप एजुकेशन कोई चीज़ दिखा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, वो भी 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं, पूरे एक दिन में, ठीक है जी। कभी रिक्रिएशनल कोई चीज़ है जो उसको कुछ सिखाने के लिए दे रहे हो, 20 मिनट से ज़्यादा उसका उपयोग नहीं होना चाहिए 2 साल से 5 साल के बीच। और आप वीडियो चैटिंग कभी कर रहे हो,
वो दिखा सकते हो, लेकिन बच्चे को 5 साल तक वो जो भी चीज़ देख रहा है, माँ बाप को साथ में बैठना है या घर के किसी एडल्ट को साथ में बैठना है, यानी कोई बड़ी व्यक्ति साथ में बैठना चाहिए कि बच्चे को क्या देख रहा है और मैं क्या दिखा रहा हूँ। बच्चे को ऐसा नहीं है मोबाइल हाथ में पकड़ दिया। आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे वो आपके सब चैनल खोल लेते हैं, ऐप्स में चले जाते हैं, क्या देखने लग जाते हैं मालूम नहीं चलता है। तो हमेशा बच्चे को सपोर्टेड कोई साथ में बैठ के आप दे सकते हो, वो भी 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जितना कम करेंगे अच्छा। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे क्या होता है? एक बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। बच्चा यदि आप कम समय यूज़ करोगे तो प्ले ग्रुप में आउटडोर गेम बढ़ानी चाहिए, वो प्ले करे, एक्सरसाइज करे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। तो बच्चे का क्या एक सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, उसकी लर्निंग सुधरती है, उसका अटेंशन स्पैन अच्छा होता है, मेमोरी उसकी अच्छी होती है, स्कूल परफॉर्मेंस सुधरता है। तो यदि स्क्रीन टाइम यदि ज़्यादा होगा तो बच्चे को ये सब चीज़ें होती है। और एक स्टेज के बाद में हमने देखा है बच्चे आजकल हमारे पास जो आ रहे हैं 8 से 12 साल के बच्चे, उस एज ग्रुप में वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर उनके शरीर पे उसकी सिम्टम आने लग जाते हैं। यदि मोबाइल नहीं देते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल में जाके वॉमिटिंग कर रहे हैं, ये सब सिम्टम हम देख रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियरल सिम्टम है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। हम पेरेंट्स को बोलते हैं आप बंद करो, सर मानते नहीं है। मैंने कहा नहीं मानते तो घर में मोबाइल बंद कर दो, आप लोग यूज़ मत करो, स्विच ऑफ करके रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी होगी लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करो। तो ये सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि हमें बहुत 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 ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कितना कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य पर ऑलरेडी आ गया है। तो सर अब आप इन सारी बातों से मुझे तो बहुत अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में हमारी छोटी छोटी आदतों में ही कई प्रॉब्लम हो जाती है, कि खाने में, कुछ हैबिट्स में, और तब जाके फिर हम बड़ी बीमारी का शिकार बनते हैं। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए हमारी लाइफ में, एक हेल्थी लाइफ लीड करने के लिए? अभी क्या है देखो, हमारी जो सिस्टम जो है ना, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बदल रहा है, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। चाहे वो रूरल एरिया है, गाँव में भी आजकल आप देखो मोबाइल सबके पास है, यस सर। टीवी सब देख रहे हैं, नॉलेज सबके पास है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। अर्बन और रूरल में अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, सबके पास सब कुछ है। तो इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादातर समय लोग स्क्रीन पे या मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मानता हूँ चाहे घर में माँ बाप हैं, अच्छा सिटी के प्रॉब्लम अलग है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चों को कौन संभाल रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं साथ पे है कहीं साथ में नहीं है, कहीं मेड्स जो होते हैं घर में जो सर्वेंट होते हैं वही बच्चों की केयर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि घर में यदि बच्चा है, जो छोटा बच्चा चाहे जन्म लिया हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, यदि घर में बच्चे हैं तो बड़ों को बैठ के साथ में एक घर का एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, फैमिली प्लान। उस फैमिली प्लान में हमारी सबकी ज़रूरत क्या है वो डिस्कस करना चाहिए। यदि बच्चा 2 साल का, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत है उसको 12 घंटे सोना है, रात को 12 से 13 घंटा सोना चाहिए। बच्चा कब सोएगा? जब माँ बाप जल्दी सोएंगे तो। हम देखते हैं बच्चा रात को 12-1 बजे सोता है, सुबह 6 बजे बस आती है और 6 बजे उठ के वो बस में सोते सोते स्कूल जाता है। स्कूल में जाके पहले 2 पीरियड तो वो सो ही जाता है या वो वॉमिटिंग करता है, समझ गए, क्योंकि बच्चे की नींद ही पूरी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ माँ बाप को कि बच्चा टाइम से सोए, उसके लिए आप लोग भी टाइम से सो, क्योंकि बच्चा माँ बाप का इंतजार करता रहता है, सोता नहीं है। तो आपको भी कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जल्दी सोना शुरू करो बच्चे के साथ, ताकि बच्चा भी टाइमली सो जाए। नहीं बच्चे क्या होते हैं कि वो सोते नहीं 11-12 बजे तक। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है एक लाइफ का डिसिप्लिन बनना चाहिए। बच्चे को भी यदि आपको डिसिप्लिन करना है तो उसका सोने का टाइम, उसका उठने का टाइम, उसका खाने पीने का टाइम, उसका खेलने का टाइम, उसका स्कूल का टाइम, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर डिसिप्लिन में रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ माँ बाप चाहे सर्विस कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उनको कम से कम बच्चे के लिए 1 से 2 घंटा बच्चे के लिए निकालना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द क्वालिटी टाइम,
एक समय था जब कहते थे 15 मिनट दो, लेकिन क्वालिटी से दो, ठीक है, 2 घंटा देना जरूरी नहीं है। अभी आया है कि क्वालिटी टाइम भी चाहिए और क्वांटिटी टाइम भी चाहिए। आपको, चाहे आप अपने माँ बाप की केयर कर रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, दोनों को समय देना चाहिए। और बच्चों को तो खास देना चाहिए कि कम से कम 1 घंटा आप अपने बच्चे के लिए निकालो, चाहे कोई भी एज के हो, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो मान लो 10th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, या जैसा भी प्री नर्सरी नर्सरी की शुरुआत हो, हर बच्चे को अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करना वो चाहते हैं। जब माँ बाप कम्युनिकेट नहीं करते तो बच्चे जाके बाहर कम्युनिकेट करते हैं। था वो पीयर ग्रुप प्रेशर, जो पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है, क्योंकि वो अपनी बात किसको बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यस, पीयर ग्रुप भी होता है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को समय देना होगा। जैसे स्कूल में गए तो आज स्कूल में क्या किया, आज क्या हुआ, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई, कौन सा तुमको अच्छा लगा, कौन सा तुमको अच्छा नहीं लगा, आज होमवर्क क्या दिया। यदि पेरेंट्स ये थोड़ी चीज़ें शुरू करेंगे तो बच्चे फील करते हैं यस माय पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट मी, तो बच्चे बात भी करेंगे। फिर चलो उनको थोड़ा रिक्रेशन भी कराओ, पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उनको जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे उतना अच्छा है। मैं तो यही आज यदि पॉडकास्ट माँ बाप सुन रहे हैं उनको यही कहूँगा, देखिए पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, सब पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, समय देना है, पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, सब चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ का स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, बच्चों को एंग्जाइटी नहीं हो, चिंता नहीं हो, मार्क्स 2% कम आ गया या 2% ज़्यादा आ गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका स्ट्रेस फ्री रहना, एंग्जाइटी से कम होनी, किसी चीज़ का डर नहीं होना, अपने आप में एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना, वो ज़रूरी है। पेरेंट्स को उस पर काम करना चाहिए, न कि 2% ज़्यादा आ गया 2% कम आ गया। लाइफ में वो जो भी बनेगा अच्छा बन लेगा, सब कुछ कर लेगा। पहले आप उसमें ये विश्वास दिला दो कि यू आर स्पेशल, बस। हर व्यक्ति स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल है, ठीक है। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, यस, पाँचों का अपना अपना रोल है, अंगूठे का अपना रोल है, इस अंगुली का सबका अलग रोल है। इसी प्रकार सब बच्चों का अपना अपना रोल है। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कुछ भी बनेगा, इलेक्ट्रिशियन बने, प्लम्बर बने, कुछ भी बने, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सोसाइटी को सबकी ज़रूरत है। बस आप अपने बच्चे को प्यार दें, कॉन्फिडेंस दें, उस पर विश्वास दिलाएं, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। प्रेशर मत डालो उस पर, यू शुड डू इट, तुमको ये करना चाहिए, नहीं तुम ये कर सकते हो, हमें तुम पे विश्वास है, तुम कर सकते हो। बच्चे को यदि माँ बाप कह दे तुम्हारे पे विश्वास है, वो बच्चा खुद करने लगेगा। बच्चे का विश्वास खुद पे तब डेवलप होता है जब उसके माँ बाप उस पर विश्वास करने लगते हैं, यस इट इज़ माई चाइल्ड, वो करेगा। और कुछ चीज़ें होती है, गलतियाँ भी होती है, कमियाँ भी होती है, तो उसको भी पनिशमेंट नहीं, उसको बोलो एक्सेप्ट इट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या दूसरी जगह, फिर बोलते हैं बहुत कंपटीशन है। हम स्ट्रेस बच्चे को पैदा करवा रहे हैं, हम क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं। पढ़ाई खेलते खेलते हो, हंसते हंसते हो, फ्री रह के हो, अपने आप बच्चा आगे बढ़ जाएगा, सब कुछ कर लेगा। डोंट गिव स्ट्रेस टू द चिल्ड्रन। यस सर, राइट। तो अगर बच्चे को बड़ा होके कुछ अच्छा बनना है, फॉर एग्जाम्पल आप ही का ले लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग को अच्छी फील्ड में जाना है, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए पहली बात तो अच्छे को कैसे डिफाइन करोगे। हर चीज़ एक रिलेटिव टर्म होती है, हाँ, ठीक है। आज बॉलीवुड की बात करेंगे सबको शाहरुख खान बनना है, क्रिकेट की बात करेंगे सबको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बनना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप उन लोगों को रोल मॉडल मान रहे हो, हाँ रोल मॉडल बनाओ उनको, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन विराट कोहली है, हर क्रिकेटर विराट कोहली बने ज़रूरी नहीं है, हर बॉलीवुड में आने वाला शाहरुख खान बन जाए ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पे हो वहाँ आप अपना बेस्ट क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो, करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर्स 10,000 सूरत शहर में आज, ठीक है, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, ठीक है, सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सब समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, सब इलाज कर रहे हैं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। कभी कंपेयर मत करो किसी के साथ। हाँ रोल मॉडल सबके होते हैं, हाँ, ठीक है, सबके अपने अपने रोल मॉडल होते हैं,
चाहे वो रोल मॉडल आप समाज में देख के कर रहे हो। लता मंगेशकर को रोल मॉडल बना के कोई लड़की गाना शुरू करती है कि मैं तो लता दीदी मेरी रोल मॉडल है, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं लता दीदी बन जाऊं, लता दीदी नहीं बनना है। आज जानवी बोले मुझे लता मंगेशकर बनना है, नहीं बनना है, जानवी को जानवी ही रहना है। समझे मेरी बात? यदि उसको सिंगिंग करनी है वो अपनी सिंगिंग डेवलप करेगी। हाँ, लता मंगेशकर उसकी रोल मॉडल बन सकती है, ठीक है। आप रोल मॉडल किसी को बना सकते हो। रोल मॉडल शुड यू इंस्पायर यू, रोल मॉडल शुड नॉट गिव यू स्ट्रेस। कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, उसके पास तो सब कुछ था, मेरे पास क्या है। ये स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है। रोल मॉडल शुड इंस्पायर, शुड मोटिवेट, इट शुड नॉट गिव यू स्ट्रेस, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोल मॉडल ज़्यादा दूर के मत देखो, अपने घर में रोल मॉडल देखो। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना सारा कुछ किया है, आज वो काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, घर का चला रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप को अपने रोल मॉडल बनाओ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। आज मुझे कोई पूछे कि आप रुके रोल मॉडल कौन, मैं कहूँगा मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल है। क्यों मेरे रोल मॉडल है? कि जिस घर में कोई शिक्षा नहीं थी, जिस घर में फाइनेंस नहीं था, बच्चों का पढ़ाई कैसे करवाना मालूम नहीं था, उसमें मेरे माँ बाप ने कितनी कठिनाइयाँ उठा के मुझे पढ़ाया, अपनी तकलीफ़ें ली, सारी रात जागे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। आज उनको कितनी खुशी हुई जब मैं डॉक्टर बन गया। वो मेरे लिए रोल मॉडल है। उनसे मैंने क्या सीखा? एथिक्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़, हार्डवर्क, चाहे कितनी भी कठिनाई आए झुकना नहीं, अपने आप को तकलीफ में नहीं, एंग्जाइटी में नहीं आना है। फेस द फियर, जो आ रहा है उसको फेस करो और चैलेंजेस से आगे बढ़ो। तो वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल मानो, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमारे लिए कितनी कठिनाई उठाई। और सब पेरेंट्स ने किया है, सब पेरेंट्स ने, हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा दे सकूं। वो अपनी तकलीफ़ कम करेंगे, वो 2 जोड़ी कपड़े कम पहनेंगे, रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स से बड़े कोई दूसरे रोल मॉडल हो सकते हैं। ओके सर, तो अभी जो हमारे क्वेश्चन है आगे के, वो कुछ साइंटिफिक रीजंस चाहिए, कुछ बिलीव्स के। बहुत सारी चीज़ें हैं हम मानते हैं, बट हमें उनके पीछे का रीज़न पता नहीं है कि हम क्यों मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। सर, हमारे यहाँ नवजात शिशु होता है ना, न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उनकी एक प्रथा है ना कि उनको मालिश करना चाहिए। बुलाते हैं कि ज़ोर ज़ोर से मालिश करो, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। तो सर, इज दिस नेसेसरी? ऐसा करना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट अ ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन हुआ है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, टच होता है, एक प्रकार की टच थेरेपी बोलते हैं इसको, कि किसी को भी टच अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को भी आप गोदी में लो तो उसको टच अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब माँ अपने बच्चों को हाथ से टच करती है तो बच्चे को अच्छा लगता है। वैसे इसका कोई देखा जाए तो और कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। आप स्किन केयर करते हो, आप उसको ऑयल लगाते हो, yes, सब लगते हैं। तो हर जगह की अलग अलग ट्रेडिशन है। हम तो देखते हैं ना, बिहार का बच्चा होगा तो वो कोई राई के तेल से मालिश कर रहा है, कोई गुजरात का होता वो सिंगतल तल का तेल यूज़ कर रहा था, ठीक है। सबके अपने अपने जगह है। yes, और आजकल कुछ प्रोडक्ट आ गई है तो प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं। सो बेस्ट पार्ट क्या है, हाइजीन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे बच्चे का रेगुलर बात देते हैं, सोप से बात करना है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है। स्किन की जो इंटेक हो अच्छी तरह रहे, उसके लिए कुछ ऑयली जो प्रिपरेशन, चाहे सादा नारियल का तेल लगा दो तो वो चलेगा। मसाज पर से करना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आदत पड़ी है, ट्रेडिशन चल रहा है। कहाँ से शुरुआत हुआ, क्यों शुरुआत हुआ वो नहीं मालूम है, बट इसका ओवरऑल कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि भी मसाज करवाना चाहिए। सब घरों में होता है, मेरे घर में भी होता है, मेरा ग्रैंडसन है तो बट ऑब्वियसली देखा जाए तो इट जस्ट मोर ऑफ ए, क्या बोलते हैं, टच टाइप की जो थेरेपी होती है ना, वो टच डेवलपमेंट होता है बच्चे को। क्योंकि जब आप उसको मसाज दे रहे हो, चाहे मम्मी दे रही है, चाहे दादी दे रही है, कोई आके दे रहा है, तो बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, बच्चे को अच्छा लगता है। सी चाइल्ड लाइक से ह्यूमन टच, तो वो अच्छा लगता है उसको। बाकी इसका और कोई साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर की, हाँ, लगभग हर घर में छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है, तो सर कुछ है इसका रीजन? देखो ऐसा जानने जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे देश में या जो भी डेवलपिंग नेशंस है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, जो गरीब देश होते हैं या जिनके पास सुविधा नहीं थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्योंकि जब हम लोग पीजी की पढ़ाई कर रहे थे
उस समय भी ये जो यूरोप है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 के अंदर थी, 6 से 8 के आसपास थी, और हमारी 125 से 125 से 150 के बीच में थी। तो इतनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, यानी मृत्यु जो दर था बहुत ज़्यादा था। यानी मान लो कि जैसे मैंने कहा 1000 बच्चे जन्म रहे और 100 से 120 बच्चे यदि पहले साल में गुजर जाते हैं, तो माँ बाप के 3-3 4-4 बच्चे होते थे, 1-2 बच्चे गुजर गए, तो क्या होता था कि वो स्टोरी चलती थी वो पुराने ज़माने से कि भाई कोई गलत आत्मा होती है जो आती है बच्चों को ले जाती है। अच्छा, समझ गए? Yes, तो वो जब आती है ना, तो उससे कैसे बचना है, ये कोई मेली विद्या कर दी, या आज भी चल रहा है लोगों में कि भाई को आके मेली विद्या कर जाएगा, कोई बच्चे को नज़र लगा जाएगा, क्योंकि उस समय मोर्टेलिटी रेट और बीमारियाँ ज़्यादा थी। हम साइंटिफिक बेसिस जानते नहीं थे बीमारी के, तो उससे बचाने के लिए किसी ने कह दिया कि काला धागा लगा दो या काला टीका लगा दो। अब जानते हैं फिर भी कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन बन गया है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो नुकसान नहीं करे कोई भी काम करो। जैसे सर पे टीका लगा दिया काला, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है ना, इट्स ओके। मान्यता तोड़ने का जहाँ तक होता है हम ये समझाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि देखो इससे कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं है, ठीक है करे। लेकिन जैसे काजल डालने की बात है, हाँ, अब आँख में काजल लगाते हैं तो सुंदरता के लिए काजल लगाया गया, श्रृंगार का एक रूप है काजल। ये बच्चे के आँख में काजल इसलिए डालते हैं आँख बड़ी हो जाती है, हाँ, कि काजल डालने से आँख बड़ी होती है। तो हम कहते थे काजल डालने से आँख बड़ी नहीं होती, काजल इज नथिंग बट ए कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी में। Yes. यदि आपको लगाना है तो नीचे लगा दो, आँख के अंदर मत लगाओ। उनको समझाते हैं तो धीरे धीरे हमने देखा कि ये काजल वाली आदत भी छूट गई। आजकल बच्चों में काजल डालने का लगभग रिवाज चला गया है। हाँ, वो काला टीका जरूर लगाते हैं, उस समय भी ये काला करना, एक तो आँखें सुंदर दिखती है, आँख बड़ी हो जाती है। तो ये कुछ ट्रेडिशन ऐसे थे जिसका प्रॉपर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने देखा कुछ ऐसे ट्रेडिशन भी चले। जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उस समय क्या था, जैसे मिजल्स एक ओरी का रोग होता है, Yes. तो मिजल्स जब होता था तो क्या करते थे कि 7 दिन तक मिजल्स वाले बच्चों को वो लोग बाहर नहीं निकालते, किसी डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले जाते। बच्चों को बुखार आ रहा है, तकलीफ ज़्यादा है, नहीं ले जाते थे। और फिर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोले नहीं वो माता जी होती है, माता की बीमारी आ गई, तो जब तक माता की पूजा नहीं करेंगे हम इसको घर से बाहर नहीं ले गए। और 6 दिन 7 दिन का टाइम होता था, क्योंकि जो बुखार तेज़ रहता था फिर दाने आते थे, दाने 3-4 दिन तक रहते थे, तो 6-7 दिन तक वो चलता था। तो कहते 7 दिन तक बच्चे को बाहर नहीं ले जाना है, हम माता की पूजा करके बाहर ले जाएंगे। तब मेरे समझ में आया कि 7 दिन का पीरियड इसलिए मानते थे कि ये इन्फेक्शियस डिसीज है, वायरल डिसीज है। तो बच्चे को यदि आप घर लेके पड़ोसी के घर में चले गए तो उसके बच्चे को इन्फेक्शन लग गया, वहाँ से वो दूसरे के गए तो वहाँ इन्फेक्शन लग गया। तो उसको उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते थे वो, कि भाई एक बार आपके घर में हो तो आप अपने घर में रखो, उसको दूसरी जगह लेके मत जाओ। हाँ, तो उसका फ़ायदा भी था, बीमारी स्पीड में फैलती नहीं थी। लेकिन नुकसान क्या हुआ, जब हम किसी भी ये जो ट्रेडिशन को स्ट्रॉन्गली रिजिडली पकड़ लेते हैं, हाँ सर, तो बच्चे 4 दिन 5 दिन बाद में मान लो 10% बच्चों को न्यूमोनिया हो गया, सांस में तेल फूलने लग गए, और वो घर से बाहर नहीं, डॉक्टर के पास ही नहीं जाते थे। दवाई तो देंगे ही नहीं, इसमें दवाई नहीं दे सकते। हाँ, वायरल डिसीज में दवाई नहीं देते, सही बात है, लेकिन वायरस के बाद में उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने देखे थे लेट बच्चे को लेके आते थे, बच्चे सीरियस हो जाते थे। अभी अच्छा हुआ है कि मीजल्स वैक्सीन के कारण हमें इतने केस अब देखने को नहीं मिल रहे, तकलीफ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ट्रेडिशन का आप मानना है मानो, मैं आज पॉडकास्ट में ये कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी ट्रेडिशन जो नुकसान कर रही है कम से कम उनको छोड़ने की कोशिश करो। Yes. कम से कम उनको छोड़ने की कोशिश करो। ओके सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाँ, कई परिवारों में न्यूबॉर्न बेबी को जैसे ही जन्म होता है उसके बाद जो शहद मध हनी चटाना होता है कि हाँ उसको चटाओ, अच्छा होता है, शुभ होता है, तो सर ये डायरेक्ट करना चाहिए, एक छोटे बच्चों को शहद चटाना चाहिए? क्या होता है कि मुझे नहीं मालूम ये ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ। आज कहते हैं ना घूंटी देते हैं, हाँ सर, घूंटी देते हैं, गुजरात में फोई देते हैं। फोई का मतलब बुआ, हाँ हाँ, यानी फादर की सिस्टर जो होती है, फोई नाम भी रखती है या फोई होती है, या Yes. घर में कोई जो घर में क्या बोलते हैं जिसकी मान्यता होती है या कोई मानते हैं ये नसीबदार है, तो उसके हाथ से कुछ दिलवाते हैं। समझ गए, वो घूंटी दे देते हैं या शहद दे देते हैं या कुछ देना चाहिए कि भाई इसके जैसा बने। घूंटी का मतलब क्या है कि जो घूंटी दे रहा है वैसे ही गुण इसमें आए,
ऐसी एक मान्यता करके कुछ ना कुछ ऐसे रिवाज चले थे। लेकिन आजकल हम साफ बोलते हैं, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं देना चाहिए। जो फुल टर्म बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल माँ के पेट से रह के बाहर आया है, जिसका वजन 2.5 किलो से या 2 किलो से ऊपर है, उस बच्चे को तुरंत ही पहले घंटे में ही माँ की ब्रेस्ट पे लगा के उसको फीडिंग करवाना शुरू करो। और जो पहला जो दूध आता है, जो थिक होता है, येलो कलर का होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, भले क्वांटिटी कम है लेकिन वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसके कारण उसको एंटीबॉडी मिलती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये शहद देना या किसी और प्रकार का कुछ चीज़ देना, एज ए डॉक्टर मैं नहीं मानता कि ये सब चीज़ें चालू रहनी चाहिए। हाँ, ओके सर। तो और एक क्वेश्चन है कि इफ़ हाइपोथेटिकली आप अभी अपने 25th ईयर के, मतलब 25 साल की एज को आप मिलो अभी आपके पास में, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे फ्यूचर के बारे में? तो जानवी, जो तुम्हारा प्रश्न है कि 25 साल के जो युवक हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत लंबा आयु का समय है। आज हम 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हो सकता है 20 साल बाद में 100 साल की हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। और 25 साल की उम्र में आने वाले 25-50 साल में क्या होगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ग्रो करूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में अच्छी तरह सुखी हैप्पी जीवन में बिताऊं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अचीवमेंट करूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कंट्रीब्यूट भी करूं समाज को। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। अपने सेल्फ बिलीफ को हमेशा बरकरार रखो। अपने आप को ये समझ लो कि आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आपको उसका पूरा यूज़ करना है और उसके लिए आपको प्रकृति भी मदद करेगी। यदि किसी भी चीज़ में लो फील कर रहे हो तो पहले जाके अपने आप को देखो कि मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि आप सीढ़ियों पे बीच में खड़े हैं, कुछ लोग आपके ऊपर भी हैं, कुछ लोग आपके नीचे भी हैं। आप ऊपर को देखोगे तो वो आपको मोटिवेट करने चाहिए कि मुझे ऊपर जाना है। नीचे वाले को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अरे मेरे पीछे भी लोग हैं, वो भी ऊपर आएंगे तो मैं उनको भी मदद करूं। मैं क्यों अपने आप को कमज़ोर मान रहा हूं, मैं अपने आप को क्यों कमज़ोर मान रहा हूं। 25 साल के युवान को मुझे यही कहना है कि थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल कीप चेंजिंग, कभी फास्ट कभी स्लो। कल क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं मालूम। अपने भी इतना विश्वास रखो कि जो भी होगा मैं उसमें अपने आप को एडजस्ट भी करूँगा, मैं उसमें अपने आप को आगे भी बढ़ाऊँगा। मैं चाहे परिस्थिति कैसी भी उसमें ग्रो करूँगा और मैंने सिर्फ अपने आप में ग्रो करूँगा। आई विल सपोर्ट माई फैमिली, आई विल सपोर्ट माई सोसाइटी, आई विल सपोर्ट माई कंट्री एंड आई विल सपोर्ट द होल वर्ल्ड। इतना अपने आप में विश्वास रखो। ओके, थैंक यू सर। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर रैपिड फायर। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बस 2-3 लाइन या सेंटेंसेस में उसका आंसर देना है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? जानिए, मेरे पास 2500 बुक्स का कलेक्शन है, खुद का पर्सनल। और ये 2500 मेडिकल के सिवाय की बुक्स है। ओके, किताबें, मैं मेडिकल की बात नहीं करता। हर फील्ड की जो वर्ल्ड की टॉप क्लास बुक्स होती है या ऑथर मेरे पास है। 2500 का मतलब ये नहीं मैंने 2500 पढ़ी है, उसमें से 200-300 किताबें मैंने पढ़ी है और शायद वो भी कंप्लीट नहीं पढ़ी। हर बुक से मैंने कुछ ना कुछ सीखा जो मैंने पढ़ी है। एक बुक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी क्योंकि तुम एक बुक बोल रही हो। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनूं। हर चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ता है। फास्ट फूड जो हो सकता है, फास्ट लाइफ में बढ़ नहीं सकते आप आगे। तो मैं एक द कंपाउंड इफेक्ट, एक बुक है डैरेन हार्डी की। हाँ, मैंने ज़्यादातर बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो इंग्लिश ऑथर्स की पढ़ी है, इंडियन ऑथर्स की भी पढ़ी है। जैसे मैंने बहुत पहले एक यू कैन विन शिव खेरा की पढ़ी थी, काफ़ी सालों पहले, और बुक बहुत फेमस हुई, यू कैन विन। लेकिन अभी ये जो कंपाउंड इफेक्ट बुक है जो डैरेन हार्डी इसके ऑथर है, वो सक्सेस मैगजीन निकलता है, वो काफ़ी सालों से उसके एडिटर हैं और उन्हें वर्ल्ड की सब टॉप, जितनी भी टॉप जो पर्सनालिटीज है अलग अलग फील्ड की, उनके इंटरव्यू लिए हैं
जो सक्सेस मेकिंग पब्लिक है, उनकी ये बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। उनका एक सिंपल लॉजिक है कंपाउंड इफेक्ट का कि कोई भी चीज़ यदि आप कंटिन्यूस डिसिप्लिन से करते रहोगे तो आपको रिजल्ट जो है 100% मिलेगा, आप सोचते हो उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, एक कॉमर्स में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आपने कोई पैसा ब्याज पर रख दिया है और ब्याज का फिर ब्याज आता है, ब्याज का ब्याज आता है, ब्याज का ब्याज आता है, तो पैसा 20 साल में बढ़ के कहाँ पहुँच जाता है। Yes. ठीक है ना? तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये कंपाउंड इफेक्ट उन्होंने बुक का टाइटल दिया है कि आप छोटे छोटे स्टेप यदि कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली सालों सालों तक लेते रहोगे तो आपको लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगी। Wow. Okay. So, what is one word for success आपके लिए? सेल्फ बिलीफ, खुद में विश्वास। सेल्फ बिलीफ। ओके ओके। डॉक्टर बनने का सबसे सुंदर स्टेप? मेरे लिए हाँ। सबसे सुंदर स्टेप तो यही है कि मैं आज मैक्सिमम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके। एक ऐसी आदत जो हर बच्चे को अपनानी चाहिए? डिसिप्लिन। ओके। जीवन का आपका मूल मंत्र? दो है। पहला है लाइफ इज ब्यूटीफुल। चाहे हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, ये जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत ही सुंदर है। आज पृथ्वी पे इससे सुंदर और कोई दूसरा जीवन है नहीं। इसकी वैल्यू समझे और एंजॉय करें लाइफ को। उसके लिए 3 वर्ड है जो मैं सब जगह बोलता हूँ। स्वस्थ रहो, पहला, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। व्यस्त रहो, जो काम आप कर रहे हो, जो काम आपको मिला है उसको दिल से करो। स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे तो लाइफ में मस्त रहोगे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। एंजॉय द लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके ओके। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? माय फादर। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन है कि अभी के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? अपने बच्चों पे विश्वास रखो। उनके पास आज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है, आपको सिर्फ उन पे छोड़ना है। अंगुली पकड़ने की एक उम्र तक पकड़ना है, फिर उनको अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो। आप सिर्फ उनको गाइड करो, आप उन पे अपनी अथॉरिटी मत लगाओ। बिकॉज वी आर पेरेंट्स, आपको हम जैसा चाहते वैसे बनना है, उसको जो बनना है उसमें मदद करो। ओके, थैंक यू सर। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि हमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सप्लोर करनी, बहुत सारी चीज़ें हमें बाकी है। सर के एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि हमें छोटे से बड़े होने तक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खुद भले उन्होंने एज ए डॉक्टर अपनी पर्सनालिटी बनाई है, बट उनकी बातों से ये पता चलता है कि उनके दूसरे फील्ड्स का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और इस पॉडकास्ट में हम अच्छी चीज़ें सीखे, यही हम सबका एम है। सो मैं हूँ जानवी मारू और ये था दी रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल की ओर से प्रेस टॉक का एपिसोड। थैंक यू। Thank you, Janvi. Thank you very much. And my thanks goes to the Radiant International School also for giving me this opportunity. मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे साथ ये पॉडकास्ट पे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। And thank you. I am sure that it will be helpful to the people who listen. Yes. Thank you.